हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजीपीएससी द्वारा 2019 में लिए गए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के फिजिक्स पेपर को। ठीक है, तो हमने ये लगभग लास्ट वीडियो है। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं, है ना। बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में यह लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें 90 नंबर से लेकर के 100 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। हॉल नियतांक RH तथा धारावाहक की मोबिलिटी म्यू के बीच संबंध क्या होता है, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हॉल नियतांक होता है, ठीक है, RH से डिनोट करते हैं उसको, और म्यू जो है मोबिलिटी है धारावाहक का, जैसे इलेक्ट्रॉन है या हो गया आपका होल हो गया, इसका जो है मोबिलिटी है उसको डिनोट करते हैं म्यू से, और सिग्मा है कंडक्टिविटी है। ठीक है, सिग्मा इज़ द कंडक्टिविटी। तो क्या रिलेशन होता है इन तीनों में हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू RH अपॉन सिग्मा, या फिर म्यू इज इक्वल टू RH इंटू सिग्मा, या म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन RH इंटू सिग्मा, या म्यू इज इक्वल टू NE RH सिग्मा। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ऑप्शन बी, म्यू इज इक्वल टू RH इंटू सिग्मा। ठीक है, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, आर इज द हॉल कांस्टेंट, म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू होता है RH इंटू सिग्मा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। सिर्फ फॉर्मूला पूछा है इसमें, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन 0n1 के द्वारा यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त अवयव कौन कौन से होते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन जो है जब यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करता है तो इनमें से कौन कौन से मटेरियल हमको प्राप्त होते हैं उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया होगा यूरेनियम प्लस एक न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनता है, बेरियम 56 141, ठीक है, प्लस क्रिप्टॉन 3692 जिसका एटॉमिक मास है, प्लस 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। या फिर ऑप्शन 2 दिया हुआ है, यूरेनियम 235 प्लस एक न्यूट्रॉन, उसके बाद बेरियम 56 141 है। ठीक है, और क्रिप्टॉन 5692 है, और है आपका 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। तो ये तो दोनों ऊपर नीचे सेम ही है। अच्छा, यहाँ पर ये 56 दिया हुआ है, मतलब ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि बेरियम में परमाणु क्रमांक 56 होता है और क्रिप्टॉन का 36 होता है। ठीक है, ये इसका भी 50 दिया हुआ है, इसका 45 दिया है, मतलब ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पर। हम जानते हैं कि यूरेनियम के एक नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, तो नाभिक के विखंडन होता है जिससे बनता है बेरियम 56 141 और क्रिप्टॉन 3692। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं हमको जो कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, तो उसके लिए ई साइन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन निम्न रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन कैसे दिया जाता है, SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन इनमें से किस रूप में दिया जाता है। एकदम सिंपल है, इसको तो आप है ना बहुत ज़्यादा उपयोग किए होंगे, BSc फाइनल ईयर में है यह पार्ट। तो हर्माइट पॉलिनोमियल या लीजेंडर पॉलिनोमियल या फिर एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल या फिर लेगोरे पॉलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन होता है वह हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की उपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन के अपनी कक्षा में घूमने की साइक्लोट्रॉन आवृत्ति f का मान दिया जाता है, वेयर q इज आवेश एंड m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक साइक्लोट्रॉन है, तो उसमें है ना एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षा में घूमना है ना, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति f का मान दिया जाता है। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति f का मान किससे दिया जाता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं f इज इक्वल टू 2πm/QB, और ऑप्शन बी है f इज इक्वल टू 2πmb/Q, या फिर ऑप्शन सी f इज इक्वल टू 2QB/πm, या फिर ऑप्शन डी f इज इक्वल टू QB/2πm। तो आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। फ्रीक्वेंसी का मान देखिए, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो इस प्रकार से वह घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी आवृत्ति इस प्रकार से घूमने की, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, वह इनमें से किस फार्मूला द्वारा दिया जाएगा? ठीक है, तो ये सिर्फ फार्मूला ही है, इसमें न कोई कैलकुलेशन है और न ही कुछ है ना। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन द्वारा दिया जाएगा? ऑप्शन डी, f इज इक्वल टू QB/2πm। f इज इक्वल टू QB/2πm। याद रख लीजिएगा, जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की, वह होती है f इज इक्वल टू QB/2πm। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम जिस पर पारा अतिचालकता के गुण दिखाता है कौन सा है? कितना तापक्रम पर जो पारा है ना, मरकरी, वह अतिचालकता सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है ना। यह तो सुपर कंडक्टिविटी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार इसका उपयोग होता है। ठीक है, पारा के लिए, सिलिकॉन और हीलियम के लिए, है ना, इन सभी के लिए फिर सुपर फ्लूइड पढ़ते हैं, है ना, ये सब में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है ये जो टेम्परेचर है उसका। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 27 केल्विन, 273 केल्विन, या 4.2 केल्विन, या फिर 42 केल्विन। ठीक है, तो कितने केल्विन पर पारा यानी मरकरी जिसको डिनोट करते हैं Hg से, वह सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है और सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर शो करता है। तो कितने पर? 4.2 केल्विन पर पारा यानी मरकरी चेंजेस टू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। 4.2 केल्विन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4.2 केल्विन पर पारा यानी मरकरी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस के बैंड सिद्धांत के अनुसार प्रथम ब्रिलवा जोन निम्नलिखित खंड में प्राप्त होता है। एकदम फार्मूला ही पूछ रहा है। ठीक है, बेसिक फार्मूला ही पूछा है और कुछ नहीं करना है, ना कोई कैलकुलेशन है ना कुछ नहीं, और वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टाइम ही कहाँ है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, द लिमिट ऑफ फर्स्ट ब्रिलवा जोन एज सेगमेंट इज वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। इनमें से कौन सा होगा? -2π/a स्मॉलर देन और इक्वल टू k स्मॉलर देन और इक्वल टू +π/a, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एक तो -π/2 है, एक तरफ +π/2 है, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है -2π/a स्मॉलर देन और इक्वल टू k स्मॉलर देन और इक्वल टू k 2π/a, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, लास्ट वाला है ऑप्शन डी। ठीक है, -π/a स्मॉलर देन और इक्वल टू k स्मॉलर देन और इक्वल टू π/a +π/a। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट ब्रिलवाइन जोन होता है वह इस रेंज में होता है। किस रेंज में? -π/a से +π/a के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रिलवाइन जोन किस में होता है? -π/a से +π/a के बीच में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम ऊर्जा सतह को जिसको इलेक्ट्रॉन द्वारा परम शून्य ताप पर ऑक्यूपाई किया जाता है। अरे यार, इससे अच्छा इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोला जाता है? 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो
टेम्परेचर 0 केल्विन को बोला जाता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, है ना, तो वह हाईएस्ट एनर्जी कौन सी है जिसको इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्यूपाई किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, यह भी सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मतलब डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन किसका डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमेंट करके आप बताइए अगर आपको पता है तो, किसका डेफिनेशन है। ये जो ऊपर में जो लिखा है ना, यह एक सिर्फ डेफिनेशन है। इनमें से किसी एक का, फर्मी लेवल का, क्यूरी लेवल का, डिराक लेवल का या फिर डीजेनरेट लेवल का, इनमें से एक लेवल का यह डेफिनेशन है। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ठीक है, तो यह फर्मी लेवल का डेफिनेशन है। ऊपर जो पूछा जा रहा है ना, यह जो स्टेटमेंट दिया है, यह फर्मी लेवल का सिर्फ डेफिनेशन है। फर्मी लेवल इज द लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कैन ऑक्यूपाई द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज कॉल्ड फर्मी लेवल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रॉनिंग पेनी मॉडल जो कि क्रिस्टलाइन ठोस पदार्थों के लिए है, आधारित है, किस में आधारित है। अरे यार, ये तो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है। क्रॉनिंग पेनी मॉडल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इनमें से किस पर डिपेंड करता है, किस पर बेस्ड होता है क्रॉनिंग पेनी मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड या फिर नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पर बेस्ड होता है क्रॉनिंग पेनी मॉडल। ठीक है, जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सॉलिड जो होता है उसमें ऐसे बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बैंड बना, फिर यहाँ पर एक बैंड बना। ठीक है, बीच में हो गया आपका एनर्जी गैप, इसको बोलते हैं ईजी एनर्जी गैप। दिस वन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, एंड दिस वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, है ना। तो इसकी एनर्जी ईसी हो जाएगी, ये एनर्जी गैप ईजी हो जाएगा और इसका एनर्जी जो हो ईवी हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड, ऊपर वाले बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, बीच के एनर्जी को एनर्जी गैप। तो इस प्रकार से बैंड के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ नीचे एक बैंड होता है, ऊपर बैंड होता है, इस प्रकार से, और बीच में बैंड होते हैं। और इधर जितने सारे आप मटेरियल या एटम को ऐड करते जाएंगे उतने बैंड बनते जाएंगे। ठीक है, तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 माइक्रोफैरड, ठीक है, 10 माइक्रोफैरड का विद्युत अपघटनी संधारित्र प्लस 6 वोल्ट की पावर सप्लाई से पूर्णतः आवेशित किया जाता है। पराविद्युत में बहने वाली डिस्प्लेसमेंट धारा का मान कितना होगा। ए 10 माइक्रोफैरड इलेक्ट्रोलाइट, 10 माइक्रोफैरड इलेक्ट्रोलाइट capacitor connected to +6 volt power supply gets fully charged. The displacement current flowing through the dielectric will be is equal to, कितना होगा यह बताना है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, 0 होता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी। एक 10 माइक्रोफैरड का एक जब विद्युत अपघटनी को 6 वोल्ट से जोड़ेंगे पावर सप्लाई से और आवेशित किया जाता है तो पराविद्युत में कितना करंट फ्लो होगा बोल रहा है, तो 0, मतलब पराविद्युत में करंट फ्लो नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लोअर टेम्परेचर वेरीज एज। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक हीट को 3 टाइप से डिफाइन किया गया है ना। पहले नॉर्मली, है ना, डिफाइन किया गया। ठीक है, जिसमें सही उत्तर नहीं आता था, फिर उसको आइंस्टीन ने डिफाइन करने का प्रयास किया स्पेसिफिक हीट को, कि टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, 3 होता है या 1/3 होता है, किस प्रकार से। फिर डीबाई ने डिफाइन करने का प्रयास किया स्पेसिफिक हीट को, डीबाई थ्योरी बोलते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी, है ना। और एक सबसे पहले, है ना, डिफाइन करने का प्रयास किया गया था। तो ऐसे 2-3 टाइप में किया गया, तो लास्ट में हमको सफलता मिली। तो उसके अनुसार स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लोअर टेम्परेचर,
किस प्रकार से वेरीज होता है? दो प्रकार से वेरीज होता है। सबसे पहले जब डिफाइन किया गया था ना, तो उसको लोअर और हायर के लिए अलग अलग नहीं किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ऐसा बताया गया था सभी टेम्परेचर के लिए, और वह एक कांस्टेंट होता है, मतलब T इज़ प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट, इस प्रकार से बताया गया था। सॉरी, T इज़ प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट नहीं, T जो है कांस्टेंट होता है, T इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये जो स्पेसिफिक हीट होता है सॉलिड का, यह एक कांस्टेंट होता है, यह बताया गया था। कितना होता है? 3R होता है, इतना आया था। ये जो कांस्टेंट C है, इसका वैल्यू 3R होता है, इस प्रकार से बताया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आइंस्टीन ने उसको डिफाइन किया, तो उनके में भी माइनर, है ना, फॉल्ट आ गया। फिर उसको डीबाई ने उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि स्पेसिफिक हीट जो होता है सॉलिड का, वह टेम्परेचर पर किस प्रकार डिफाइन करता है। तो जब ये डीबाई ने उसको किया, तो हायर टेम्परेचर के लिए अलग फार्मूला आया, लोअर टेम्परेचर के लिए अलग आया, ठीक है। मतलब टी पर हायर टेम्परेचर में अलग डिपेंड करता है और लोअर टेम्परेचर में अलग ढंग से डिपेंड करता है। तो कैसा होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, T⁻3। ऑप्शन डी ये है सही उत्तर है। इस प्रकार डिपेंड करता है किस पर? लोअर टेम्परेचर पर। कितना होता है? T⁻3, प्रोपोर्शनल टू T⁻3 ना, ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट है, मान लेते हैं CV, ये जो होता है प्रोपोर्शनल टू T⁻3 एट लोअर टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, लोअर टेम्परेचर में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिजॉल्विंग पावर R ऑफ ए ग्रेटिंग हैविंग n टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स इज गिवन एज, ठीक है, m बी द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रिजॉल्विंग पावर R ऑफ ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर R निकालना है हमको। तो ये जो रिजॉल्विंग पावर होता है ग्रेटिंग का, ठीक है, ये इनमें से किस फार्मूला द्वारा दिया जाएगा? जहाँ पर n जो है टोटल नंबर ऑफ स्लिट हैं और m जो है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। तो किस फार्मूला द्वारा दिया जाएगा? A R इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा विच इज इक्वल टू mn, या फिर B R इज इक्वल टू डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन m, या फिर R इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन n, या फिर ऑप्शन D R इज इक्वल टू लैम्डा डेल लैम्डा इंटू mn। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, R विच इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग गिवन बाई R इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा विच इज इक्वल टू mn, है ना। m इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ स्लिट इन द ग्रेटिंग, ठीक है। तो R इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इज इक्वल टू mn, ठीक। तो ये हो गया कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिया। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, नहीं तो आप बायो में जा कर के चेक कर सकते हैं, इन्फो में जा कर के चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा बिल्कुल, है ना। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।